हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेम बता दिए थे। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। यानी कि सॉल्यूशन की वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिनमें पहली हमने पढ़ी थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं हिंदी में बताता हूँ बच्चों। अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, ऐसे गुणधर्म होते हैं विलयन के जो केवल और केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बाद दूसरा पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। और चौथा जो हम पढ़ेंगे बच्चों वह है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब। तो सबसे पहले आज की पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला जो है फर्स्ट है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तो देखिए जो विलयन का वाष्प दाब है, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है, वो सिर्फ और सिर्फ विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर। ठीक है बच्चों, तो जिससे हमारा एक रिलेशन निकला था बच्चों, मैंने आपको रिलेशन निकाल के दिखाया था कि PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय, तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार, हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS अपॉन PA0, इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब इस रिलेशन से हम किस किस के बीच में रिलेशन निकालेंगे? हम निकालेंगे रिलेटिव लॉवरिंग, इसे बोलते हैं, देखो हियर मैं आपको बता दूं, रिलेटिव PA0 माइनस PS, ये जो है ये तो है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं PA0 माइनस PS को बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने PA0 माइनस PS के अंदर मैं अगर PA0 से डिवाइड लगा दूं, PA0 का भाग लगा दूं, तो बच्चों ये जो बनता है ये पूरा की पूरा कहलाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन VP। ओके बच्चों, और ये जो किसके इक्वल होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि रिलेटिव लॉवरिंग इन VP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि जब कोई अवाष्पशील विलय किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तब ये कंडीशन आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा PA0 माइनस PS इज इक्वल टू PA0 इज इक्वल टू XB। तो हम जानते हैं बिकॉज ऑफ XB व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस NB।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। ये विलय की मोल भिन्न है, मोल भिन्न कैसे निकाली जाती है, विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो बच्चों हियर हम जानते हैं, यहाँ पर हम एन बी कैसे निकालेंगे बच्चों, एन बी कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। इसी तरह Na कैसे निकालते हैं बच्चों, Na निकालते हैं WA अपॉन Ma, ऐसे हम Na निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NB और Na की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो आपके पास आता है XB बराबर WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये यहाँ पर रिलेशन निकलता है बच्चों। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सोल्यूट इज वेरी लेस देन, सोल्यूट इज वेरी लेस देन सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सोल्यूट इज वेरी, सोल्यूट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस देन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, very less, the amount of solute is very less in quantity than solvent, यानी कि जो सोल्यूट होता है यानी कि जो विलय होता है वो विलायक की तुलना में बहुत कम होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि WB अपॉन MB इज वेरी 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 लेस देन इन कंपेरिजन टू WA अपॉन MA। बोलो यस और नो, यानी कि WB एन मोल्स ऑफ, मैं इसको यहाँ ऐसे कह सकता हूँ, ऐसे ना लिखने की बजाय अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो और भी अच्छा होगा कि NB यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी 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 लेस देन Na। और जब ये ऐसा होगा तो NB क्या होता है अपने पास, WB अपॉन MB इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो 100 यहाँ लिख देता हूँ मैं 100, इसलिए WB अपॉन MB इज़ वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA। बोलो यस और नो। वापस सुनिए, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए विलय के मोल विलायक के मोल की तुलना में बहुत बहुत कम होंगे। तो NB को नगण्य मानकर छोड़ दे, यानी कि हम ये कह सकते हैं, अर्थात यानी कि WB अपॉन MB इज ऑलमोस्ट 0। बोलो कह सकते हैं हम, तो WB अपॉन MB को ऑलमोस्ट कितना मान ले, 0 मानकर हम छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल मानकर छोड़ते हैं। तो जब इस टर्म को हमने नेग्लिजिबल मानकर छोड़ दिया, यहाँ छोड़ना है बच्चों, यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि जब कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसका सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करने में और प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इस वैल्यू को अगर इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको नेग्लिजिबल मानकर छोड़ देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों WB इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ठीक है। और अब जब बटा करेंगे, बटे के नीचे बटा, यानी कि ये जाएगा तो ये ऊपर होके चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय ऊपर आ जाएगा MA और नीचे आ जाएगा WA। तो ये आपके पास XB की वैल्यू निकलती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ। तो जब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, बच्चों ये जो मैंने यहाँ किया है, ये आपके चारों की चारों जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म, उन सब में करेंगे, इसलिए ये चीज़ कॉमन है। इस चीज़ को आप यहीं याद कर लो। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि दूसरा अणु संख्या गुणधर्म जब हम पढ़ेंगे उनमें भी आएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपके पास क्या है बच्चों, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB की वैल्यू मैं रख रहा हूँ WB इंटू MA डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ये आपके पास आ गया।
अब बच्चों मुझे यहाँ से रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, ध्यान से सुनिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज वन, एंड यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलय का मोलर द्रव्यमान mb, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, यानी कि मुझे mb का फॉर्मूला निकालना है। तो अगर जब मैं mb का फॉर्मूला निकालूंगा तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर mb का फॉर्मूला निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, यहाँ से मुझे mb फाइंड आउट करना है। तो mb यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA, ये अपनी जगह रहेगा। ये उठ के इधर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा बच्चों, PA नोट ऊपर चला जाएगा और PA नोट माइनस PS नीचे आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये संबंध है किस किस के बीच में, विलय के मोलर द्रव्यमान तथा विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम विलय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, आपको सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, और तब आपको मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। ये जो मैंने निकाला है यहाँ सब में आएगा, इसलिए अब मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेकंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलिए सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्वथनांक में उन्नयन। ध्यान से समझेंगे, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन BP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो बच्चों हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक वो तापमान होता है जिस ताप पर लिक्विड का, द्रव का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों जिस तापमान पर इक्वल हो जाते हैं, उस तापमान को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ आर इक्वल एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब इसका मतलब हमें दोनों के वेपर प्रेशर को इक्वल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जब नॉन वोलेटाइल, यहाँ जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, किसी भी अवाष्पशील विलय को जब विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है ना, विल बी डिक्रीजेज, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेज, यानी कि विलयन का क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक, देखिए मैं समझाता हूं इसको अलग से। ये रहा आपका शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया आपने, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही मैंने कुछ मिला दिया, पहले सॉल्वेंट था प्योर, लेकिन अब मैंने इसके अंदर मिला दिया सॉल्यूट, यानी कि नॉन वोलेटाइल। कैसा है बच्चों ये, नॉन वोलेटाइल, जो वेपराइज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अवाष्पशील विलय मैंने इसके अंदर मिलाया है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा 350 मान लो। तो ये तो था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसको लिखेंगे हम TB,
प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैं कहता हूँ टीबी नोट, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है उसको मैं कहता हूँ टीबी। तो वी नो वेरी वेल कि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नोट, यानी कि जब किसी सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे मैं टीबी से दर्शा रहा हूँ। विलयन का क्वथनांक टीबी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नोट। टीबी ज़्यादा होता है टीबी नोट से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन इज इक्वल टू, ज़्यादा कौन है? टीबी, विलयन का क्वथनांक माइनस टीबी नॉट। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों आया, व्हाट इज हियर, ठीक है ना। यहां पर डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं डेल्टा टीबी को क्वथनांक में उन्नयन। एंड टीबी, व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि टीबी क्या है आपके पास? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, विलयन का क्वथनांक है, ऐसे विलयन का जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। दूसरा है टीबी नॉट, ये क्या है? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यानी कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का, जब हमने विलायक के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया उस वक्त का क्वथनांक है ये। ठीक है, तो डेल्टा टीबी, टीबी, टीबी नॉट, अंडरस्टैंड। इसको मैं आपको ग्राफिकली भी समझाता हूं, चलो हम ग्राफ लिखते हैं। ओके बच्चों, देखिए मैं आपको ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बना रहा हूं मैं वेपर प्रेशर, ये रहा आपका, यहां आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। ठीक है बच्चों, दिस इज द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्राफ किस किस के बीच में है? यह है वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है ना, टेम्परेचर किस में आता है? केल्विन में आता है टेम्परेचर। आपका ग्राफ टेम्परेचर के बीच में है और वेपर प्रेशर के बीच में है। इनिशियल में हम जानते हैं हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। हम यहाँ प्योर सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं, इनिशियल वेपर प्रेशर इसका ये है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज PA नोट। ये क्या है आपका? PA नोट, मैंने इस पॉइंट पर PA नोट मान लिया है। ओके, और इतना इस वक्त इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा बच्चों, है ना। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसके वेपर प्रेशर में इंक्रीजमेंट होता है। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और एक टाइम वो आएगा कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज नॉन एज, इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट आया है आपका दैट इज TB नोट। ये जो टेम्परेचर है ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका जो ग्राफ है ये है सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का ग्राफ है ये। जैसे ही हम इसके अंदर कुछ मिलाएंगे तो इसके वेपर प्रेशर में जो PA नोट था उसमें क्या आ जाएगी? कमी। अब मैंने कुछ मिला दिया तो सॉल्यूशन बना दिया, जिससे इसके वेपर प्रेशर में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशन का PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जब हमने इसके अंदर कुछ मिला दिया। अब इसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे 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 ये भी इंक्रीज होगा और एक टाइम वो आएगा कि इसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। देखो बच्चों वापस सुनिए, जैसे ही पहले ये प्योर सॉल्वेंट था, अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया, यानी कि अवाष्पशील विलय मिलाया, तो उसके वाष्प दाब में क्या जाती है? कमी। तो वाष्प दाब में कमी यानी कि PA नोट से कम आएगा PS, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा इनिशियल। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इनिशियल। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का कर्व है, सॉल्यूशन का ग्राफ है।
सॉल्यूशन के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किया, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए हमने ग्राफ नीचे से शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ग्राफ इंक्रीज होगा, ग्राफ बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, और एक टाइम वो आएगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम बच्चों कहते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB। और अगर हम यह ग्राफ से देखें तो हियर यानी कि यहाँ TB इज ग्रेटर देन TB नोट, TB ज्यादा है TB नोट से। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये विलयन का क्वथनांक है और यह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो ये जो ग्राफ बनाए बच्चों ये सॉल्यूशन के लिए बनाए, किसके लिए बनाए? सॉल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, गैप, इंटरवल, ये होगा आपका डेल्टा P, और यहां से लेके यहां तक का इंटरवल ये होगा आपका डेल्टा T। इस तरह ग्राफिकली अगर आप देख रहे हो डेल्टा TB, ओके, ग्राफिकली आप देख रहे हो कि डेल्टा TB जितना ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा TB होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ आपको ग्राफ से दिख रहा है, ग्राफ से क्या दिख रहा है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम कह सकते हैं कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB। तो हम यहां से अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफ से तो क्या नजर आ रहा है कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, बोलो यस और नो। और यहां से आपको ग्राफिकली अगर हम बात करें तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे? सो दैट इसीलिए या इस प्रकार डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। यहां आ गया डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB। और अगर हम निकाले बच्चों डेल्टा TB, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, आ जाएगा आपके पास के XB। अब देखो यहां से मुझे XB निकालना है, बिल्कुल सेम, वी नो दैट XB वही चीज जो अभी हमने पढ़ी थी, NB Na प्लस NB, और हम जानते हैं क्योंकि NB इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB, और Na होता है आपके पास, Na इज इक्वल टू होता है WA अपॉन Ma, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी देन सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, NB इज़ वेरी लेस देन Na। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि WB अपॉन MB इज़ वेरी लेस देन WA अपॉन MA। तो WB अपॉन MB ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 0। तो WB अपॉन NB यानी कि यहाँ पर इस जगह आपका 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ मैं इसको और सॉल्व कर देता हूँ, अब मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसके बाद। तो XB बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से NB की वैल्यू रखेंगे WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, बिकॉज ऑफ WB अपॉन MB इज ऑलमोस्ट 0। तो आपके पास क्या आता है बच्चों, आपके पास निकल के आता है यहाँ से, देखो XB इज इक्वल टू क्या निकल के आता है इसके बाद आपके पास WB इंटू, इसको उल्टा कर देंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा WB इज इक्वल अपॉन इंटू MA डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ठीक है।
तो ये x भी आ गया। अब इसको अपन रख देते हैं इक्वेशन नंबर, मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड को अपन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आपके पास आ जाता है डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि ग्राम में होगा। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, और एम ए को मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, देखेंगे सब बच्चे। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एम ए आ जाएगा यहाँ पर, के एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ से आपके पास के एम ए डब्ल्यू बी। ठीक है, तो ये नीचे आपके पास ये एम बी है बच्चों। ठीक है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये किस में है, ग्राम में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। यहाँ भी ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। तो अगर आप देखो तो चूंकि यहाँ ये आपको दिख रहा है के बी, के कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो के बी एक नया निकलेगा कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी इज इक्वल टू के एम ए, तो के एम ए की जगह हम के बी लिख देंगे। और आगे की अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे की हम बात करें तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं एंड एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, दैट इज द मोलेलिटी। मोलेलिटी इज इक्वल टू होता है, एम है आपके मोलेलिटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम कहते हैं। क्या होता है मोलेलिटी, ये होता है गिवन वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये रहा आपके पास, ये पूरा अगर आप गौर से देखो बच्चों तो ये मोलेलिटी है। ठीक है, ये के बी हो गया और ये मोलेलिटी हो गई, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आपका रिलेशन आ गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज एम, एम इज द मोलेलिटी यानी कि मोललता। के बी क्या है, के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के बी है बच्चों मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर के बी जो होता है बच्चों वो होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों मोलर उन्नयन स्थिरांक, हिंदी में बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्वथन उन्नयन स्थिरांक भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पर के बी हो गया। और स्मॉल एम बच्चों होता है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की मोललता, यह आपको दिया जाता है। और डेल्टा टी बी तो आपको पता है, दिस इज द एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। अब इसमें भी रिलेशन, ये तो था इस मोललिटी और डेल्टा टी बी। अब हमें रिलेशन निकालना है एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और हमें निकालना है डेल्टा टी बी के बीच में रिलेशन। अगर आपको रिलेशन निकालना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन भी, ओनली रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखिए, वी नो दैट यहाँ हम निकाल रहे हैं रिलेशन। क्या निकाल रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। तो बिकॉज ऑफ वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। बोलो यस और नो, यहाँ के बी एम आता है। अब m की वैल्यू, बिकॉज ऑफ m इज इक्वल टू, वापस वही वाला फॉर्मूला रखो, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और वो भी किस में, ग्राम में। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वो भी किस में, ग्राम में। अब मुझे एम बी निकालना है, एम बी,
एम बी को इधर ले जाते हैं बच्चों और डेल्टा टी बी को इधर ले आते हैं, तो आपके पास बन जाता है एम बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें, ग्राम में। तो बच्चों इस फॉर्मूले से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डेल्टा टी बी अगर आपको दे रखा है, के बी आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का, यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो बच्चों ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। जहाँ जहाँ ये के बी स्मॉल बी आ रहा है बच्चों, डेल्टा टी बी बी आ रहा है, आपने देखा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सेम डेरिवेशन चलेगी, बस इतना सा डिफरेंस है कि बी की जगह एफ आ जाता है बच्चों, स्मॉल एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इतना सा डिफरेंस है कि इस जहां जहां ये स्मॉल बी आ रहा है, जहां जहां स्मॉल बी आ रहा है वहां वहां एफ आ जाएगा। तो उसके लिए आपका जो रिलेशन बन जाएगा बच्चों, इस बी की जगह एफ आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। जहां जहां कैपिटल बी की बात नहीं करूंगा, स्मॉल बी, डेल्टा टीबी नॉट और आपके पास के बी, इन सब की जगह आपके पास एफ आ जाएगा। इतना सा अंतर है बच्चों, और आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इसको भी हम पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, यानी कि सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर आपका लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड या कोई सॉल्वेंट या कोई सॉल्यूशन लिक्विड फेज में भी होता है, एज वेल एज साथ के साथ सॉलिड स्टेट में भी होता है। तो चलिए हम इसको भी ग्राफ से समझते हैं बच्चों। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को समझ लोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये टेम्परेचर वाला ग्राफ, ये तो है टेम्परेचर लाइन, ठीक है। यहाँ तो हमें जो टेम्परेचर लेना है, ये आपके वही प्रेशर की बात करेंगे हम यहाँ पर, ये आपका वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इसके अंदर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, प्लस दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करें। देखिए किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज जब करते हैं, जमाते हैं, तो उसके टेम्परेचर में कमी की जाती है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, ये लो मैं यहाँ से चलता हूँ, है ना, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, तो इसके टेम्परेचर को हम क्या करेंगे बच्चों, रिड्यूस करेंगे। तो ये टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी कर रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट वो आएगा जिस पर लिक्विड फॉर्म भी होगी और सॉलिड फॉर्म भी होगी। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का कुछ भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करता जाऊंगा वेपर प्रेशर में भी कमी होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है, एक टाइम वो आ जाएगा जिस पर आपके सॉलिड स्टेट भी होगी एंड लिक्विड स्टेट भी होगी, ठीक है ना। सॉलिड और लिक्विड, द्रव और ठोस दोनों अवस्था होगी, और इस पर आपका ऑब्जेक्ट, आपका सॉल्वेंट क्या होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर ये ऑब्जेक्ट फ्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। अब इसके नीचे के टेम्परेचर पर ये एक ही स्टेज आती जाएगी सॉलिड, ठीक है। ये आपके यहां पर सॉलिड स्टेट होगी, ठीक है। अब बच्चों ये तो था आपका ग्राफ किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट होंगे यहाँ पर, तो ये ग्राफ है आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक के लिए।
लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कुछ मिलाते हैं, सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो पहले ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, अब थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे। देखो बच्चों, ग्राफ शुरू कर रहे हैं नीचे से, वेपर इसके टेम्परेचर में कमी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक टाइम वो आएगा कि जो इसका यहाँ पर ये जो आपको सॉल्यूशन का ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है सॉल्यूशन का। इस पॉइंट पर ये आपका जमना शुरू होगा, तो सॉलिड एंड लिक्विड आपको दोनों फेज यहाँ नजर आएंगी इसके लिए, और जिस पर ऑलरेडी सॉल्वेंट क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा बच्चों, ये किसका होगा, TF सॉल्यूशन का। और यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्राफ बना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा, ज्यादा कौन है इसमें, TF नोट। तो हियर TF नोट इज ग्रेटर देन TF, यहां पर TF ज्यादा है, TF नोट ज्यादा है TF से। तो यहां से लेकर यहां तक का जो निकलेगा दैट इज द डेल्टा TF, और डेल्टा TF जो बराबर होता है वो होता है TF नोट माइनस TF। डेल्टा TF नोट ज़्यादा है, TF नोट ज़्यादा है TF से, इसलिए TF नोट को पहले लिखा, TF को बाद में लिखा। तो TF नोट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके वेपर प्रेशर में, ये तो था आपका सॉल्वेंट का PA नोट, और ये है आपका सॉल्यूशन का PS। दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा P। तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, अंडरस्टैंड। और डेल्टा TF मैंने आपको बता दिया। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा है बच्चों, कौन सा चल रहा है, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपका है हिमांक में अवनमन, ठीक है बच्चों। तो यहां हम रिलेशन आपको बता रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से आपको नजर आ रहा है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, और अकॉर्डिंग टू राउल्ट के नियम के अनुसार आपका डेल्टा P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है XB के, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमने देख लिया। तो सो दैट आपका डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XB के। अब आगे की कहानी पूरी कंप्लीट वही चलेगी बच्चों, टू बी कंटिन्यूअस। आपको पता है जो मैंने अभी सारा किया था, तो पूरा कंप्लीट वेजिटीज वैसा करना है, बस जहाँ जहाँ ये हमने TB लिखा था वहाँ TF हो जाएगा। और आपके पास मैं फाइनल डायरेक्ट रिजल्ट कर रहा हूँ, आपके पास आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, जिसको हम यहाँ इसको हम मोलेलिटी कहते हैं। तो आपके पास निकल जाएगा KF स्मॉल m। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ KF आएगा, वहाँ K भी आया था, दैट इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये कहानी आपकी होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोलर मास में और डेल्टा TF में रिलेशन बताइए, तो यहाँ से देखो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। यहाँ से आपका रिलेशन सेम वेजिटीज करना है जो भी मैंने इससे पहले कराया था, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपका रिलेशन आ जाएगा बच्चों MB इज इक्वल्स टू KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल्टा TF। इससे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डेल्टा TF के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो बच्चों ये जो दे रखा है, ये जो हमने निकाला है, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ये आपका तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट ग्राफ था, मैंने आपको समझा दिया। बाकी डेरिवेशन कंप्लीट आपकी बिल्कुल वैसी डेरिवेशन है जैसा आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन की निकाली है। कितना सा डिफरेंस था, केवल यहाँ डिफरेंस था। तो डेल्टा TF है, मैं इधर लिख देता हूँ कि जो डेल्टा TF है वो ऐसे निकालना है, TF नॉट माइनस TF, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो देन थर्ड है हमारा
थर्ड नहीं, फोर्थ, थर्ड हमारा हो गया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ चल रहा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, ये एक टाइप का डिफ्यूज़न है जिसमें सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऑस्मोसिस प्रोसेस से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सेलेक्टिवली सब्सटेंस को अपने अंदर से क्या होने देती है, पास होने देती है। ठीक है, सबको पास होने नहीं देती है, ओनली सेलेक्टिवली सब्सटेंस उसके अंदर से पास होते हैं। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने लगाई है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली केवल और केवल विलायक को यानी कि सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने देगी, विलय को पास होने नहीं देगी, यानी कि सॉल्यूट को गुजरने नहीं देती, सॉल्वेंट को गुजरने देती है। अंडरस्टैंड? तो मैंने इसमें क्या करा, दो सॉल्यूशन भरे, ये SPM लगा दी बीच में, और यहाँ मैंने दो सॉल्यूशन भरे। एक तरफ हाइपर सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। एक होता है हाइपोटोनिक, दिस इज द हाइपरटोनिक, दिस इज द हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, समझ गए? ये आपका सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक यानी कि हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, उच्च सांद्रता है। इट मीन्स इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल कम होंगे, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी बच्चों, कम होगी, विलायक की कम होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व है। यहाँ पर सॉल्यूट कम डिजोल्व है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट जो है कम डिजोल्व है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन है, यानी कि कम सांद्र होगा यहाँ पर, लोअर कंसंट्रेशन, और ये आपका हाई कंसंट्रेशन। अति सांद्र विलयन, अति पराशरी, अल्प पराशरी, हिंदी में इसको बोलते हैं अति पराशरी, अति पराशरी। ठीक है, और इसको बोलेंगे अल्प पराशरी हिंदी में। ओके बच्चों, तो जो अल्प पराशरी होता है उसके अंदर विलायक के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो अति पराशरी होता है, हाइपरटोनिक होता है, उसमें विलायक के पार्टिकल कम होते हैं। तो हम सब जानते हैं बच्चों, थ्रू ए SPM, एक SPM के थ्रू, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो विलायक के पार्टिकल है वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, फ्लो होंगे। इधर विलायक के पार्टिकल आएंगे, और आएंगे तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पिस्टन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, ये मैंने पिस्टन लगा दिया बच्चों। तो जैसे ही ये विलायक के पार्टिकल यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो बच्चों ये सॉल्वेंट के पार्टिकलों का इस डायरेक्शन से यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, या फिर सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन की तरफ जब ये फ्लो होते हैं, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाना, SPM के थ्रू जाना, क्या कहलाता है बच्चों, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी बच्चों। जैसे ही ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे इस पिस्टन पर, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन यानी कि मैंने एक पिस्टन लगा दिया जो ऊपर नीचे जा सकता है, तो जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आएंगे, मूव करेंगे, तो इस पिस्टन पर क्या लगेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए मुझे उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं अगर उस प्रेशर के बराबर, अंदर वाले प्रेशर के बराबर बाहर से अगर प्रेशर लगा दूं, तो उस प्रेशर की वजह से ये ऑस्मोसिस प्रेशर जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो बाहर से जो मैं दाब लगाऊंगा वो अंदर की तरफ ऑस्मोसिस प्रक्रिया से होने वाले दाब के इक्वल होनी चाहिए। तो बाहर से इस पर लगने वाला प्रेशर अंदर से लगने वाले प्रेशर के इक्वल होगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना, टू अप्लाई द
अप्लाई ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर विच इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को, परासरण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से जो प्रेशर लगता है, बाहर से जो परासरण दाब, जो दाब लगाया जाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बच्चों अगर मैं ये अंदर से लगने वाले दाब से थोड़ा सा ज़्यादा दाब लगा दूं, यानी कि मेरा जो पी एक्सटर्नल है अगर वो बराबर हुआ या थोड़ा सा ज़्यादा हुआ किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ओपी से, तो ये परासरण की क्रिया अपोजिट हो जाती है। यानी कि अभी सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। और इस टेक्निक का यूज बच्चों जितने भी सैलाइन वाटर्स होते हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि जितने भी सॉल्टी वाटर होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए RO का आप यूज़ करते हो, उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अंडरस्टैंड? तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर आपने लगा दिया तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जो परासरण की क्रिया है, वो पलट जाती है। वो परासरण की क्रिया में, उस परासरण क्रिया में विलायक अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, इसलिए इस प्रक्रिया को अपन प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों पाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? पाई से। तो अब हम सारी बातें ऑस्मोटिक प्रेशर की यानी कि पाई की करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई। अब जिस तरह आप सब ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV बराबर nRT, सब ने पढ़ी है, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब जानते हैं। ठीक है ना? इस इक्वेशन के ही अकॉर्डिंग वॉन्टॉफ ने आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन दी थी। तो फॉर सॉल्यूशन के लिए यानी कि सॉल्यूशन के लिए उसने क्या दी? आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है ना? आदर्श विलियन समीकरण दी। कैसे दी? P यहाँ पर प्रेशर है, इसकी जगह उसने लगाया पाई। V यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रहेगा। N यहाँ पर मोल्स ऑफ गैस है, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा NB। और R की जगह यहाँ पर S, ठीक है ना, S सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा यानी कि विलियन स्थिरांक, और T की जगह यहाँ पर T होगा यानी कि टेम्परेचर। तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज पाई V इज इक्वल टू NBS, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, विलय के मोल। तो ये जो इक्वेशन आई है यह है सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। यहाँ पर S की वैल्यू R के इक्वल होती है, ध्यान रखना, जो R की वैल्यू आती है वही S की वैल्यू होती है। R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं और S को हम यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, वैल्यू इक्वली होती है दोनों की, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। जनरली 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे? वॉन्टॉफ ने दो नियम इस पर अप्लाई किए। पहला नियम था वॉन्टॉफ का बॉयल नियम। कौन सा नियम था बच्चों? वॉन्टॉफ का बॉयल नियम। क्या कहता है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स कंसंट्रेशन। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट क्या लिया? टेम्परेचर, यानी कि नियत ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बोले तो सांद्रता, कंसंट्रेशन, और C इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं N इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/V। तो मैं यहाँ पर 1/V रखूँगा तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और यहाँ पर ये 1 ये V जो है ये आयतन है, इसको अपन तनुता भी कहते हैं, तनुता। ठीक है बच्चों, या तो आयतन बोल दें या इसको तनुता बोलेंगे। तो हमारे पास क्या निकला अगला कि पहला पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। दिस इज द आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड लो, ये तो पहला लो हो गया कि नियत ताप पर परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, इसको बोलते हैं वॉन्टॉफ का बॉयल नियम।
दूसरा है वॉन्टॉफ का प्रेशर टेम्परेचर नियम, टेम्परेचर प्रेशर लॉ ऑफ वॉन्टॉफ। ठीक है, उसने क्या बोला इसमें कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मोल। ठीक है ना, मोल भी फिक्स कर लिए उसने और प्रेशर भी फिक्स कर लिया। तो जो पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। परासरण दाब डायरेक्ट समानुपाती होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, वॉन्टॉफ बॉयल नियम, वॉन्टॉफ प्रेशर टेम्परेचर लो। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दोनों अगर हम देखें तो बच्चों आपके पास बन रहा है फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो पाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वी हो जाएगा। एस यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, हियर एस इज इक्वल टू सॉल्यूशन यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू आर, जो कि किसके इक्वल होता है, आर गैस नियतांक के बराबर होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर n बराबर कितना है, यहाँ पर बच्चों n बराबर है 1, यानी कि 1 मोल के लिए तो निकलेगा पाई इज इक्वल टू एस टी अपन वी। लेकिन यदि n मोल हो तो विलय के मोल कितने हो n, तो आपके पास निकल जाएगा पाई इज इक्वल टू एन एस टी अपॉन वी। और यहाँ से v उठ के इधर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा पाई इज इक्वल टू एन एस टी। n अब यहाँ क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, हियर n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। बच्चों मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल, s बता दिया मैंने सॉल्यूशन कांस्टेंट, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हमें केल्विन में रिप्रेजेंट करना है हमेशा। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब, v सॉल्यूशन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज आ गई बच्चों। और s आप जानते ही हो कांस्टेंट है यूनिवर्सल, वैल्यू मोस्टली r के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन आ गई आपके पास। दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में रिलेशन, कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, कैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी और एन बी है ये, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वैल्यू पुट करते हैं तो पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एस टी, और मुझे तो एम बी निकालना है तो एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी एस टी अपॉन पाई वी। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन हो तो। अब बच्चों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। पहला तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आइसोटोनिक, यानी कि समपरासरी। समपरासरी में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनमें दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। तो जो आइसोटोनिक होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर 2, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। एक होता है हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो किसी अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसे हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपरटोनिक अति परासरी, ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक इसका मतलब अल्प परासरी, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में कम होगा। समझ गए।
तो अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है इट मीन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दो, इक्वल कर दो, दोनों का पाई इक्वल कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट है जो काम आएगी आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। बच्चों इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, असामान्य गुणधर्म आपके अनुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान और वन टॉप गुणांक। तो बच्चों असामान्य मोलर द्रव्यमान और वन टॉप गुणांक जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।